हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में जिसमें मैं अपना 0 से 6 मंथ का जर्नी शेयर करूँगी एज अ मदर। अभी व्योम 1 साल का हो गया है तो मुझे हर चीज़ सोचना पड़ा। जैसे कि मदर बनने के बाद थोड़ा आपका मेमोरी वीक हो जाता है, आप जल्दी जल्दी हर चीज़ भूलने लग जाते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या सीखा और मैंने क्या गलतियाँ की और मेरे डॉक्टर्स मुझे क्या सजेस्ट किए, और बहुत सारे मिथ के बारे में भी मैं इस आगे व्लॉग में डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा मेरा इंट्रो लंबा हो सकता है बट ये इंट्रो भी बहुत ज़रूरी है व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो का सजेशन मुझे मेरी रिया चाची ने दिया है, जो कि बहुत अच्छा सजेशन था मेरे लिए। मैंने भी सोचा कि हाँ मुझे बनाना चाहिए इस पे। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूँ पहले ही व्लॉग में, कि मैंने जो भी किया जो भी सीखा वो अपने मिडवाइफ डॉक्टर से पूछ के उनकी सलाह लेकर किया है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी वीडियो देखो, किसी का भी सुनो, कोई भी आपको कुछ भी बोले या मेरा वीडियो देखो, आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि ये मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं। और एक और चीज़, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है इस व्लॉग के थ्रू कि अगर 1% भी किसी माँ का और किसी बच्चे का हेल्प हो पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा वीडियो ही मैं बहुत दिल से और बहुत अच्छे सोच के साथ मैं बना रही हूँ, ताकि लोग सुने समझे, किसी को जज ना करें। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए 100% अच्छा करता है, बेटर करता है, हर चीज़ अच्छा सोचता है। इवन उनका फैमिली भी अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अपने बच्चा का केयर चाहता है, इसीलिए हर एक चीज़ वो सजेस्ट करते हैं। मैं हर चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जिसको जितनी नॉलेज है वो हमें उतनी चीज़ बताते हैं। मेरा मकसद किसी को गलत ठहराना बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है या फिर कुछ भी। इट्स जस्ट कि मैंने जो अपने मेरा जो एक्सपीरियंस है व्योम के साथ, मैं वही बताऊंगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मुझे बहुत यूज़फुल हुआ। मतलब मुझे बहुत काम किया है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं अपनी ये सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और एक चीज़ और, अगर आपका बच्चा तकलीफ़ में होगा या मेरा बच्चा अगर तकलीफ़ में होता था तो हम दोनों ज़्यादा तकलीफ़ में होते थे, क्योंकि वो रो रहा है, वो तकलीफ़ में है। जो बच्चा बोल भी नहीं सकता वो सिर्फ रो सकता है, राइट? तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए अपने बच्चे के साथ कि हम कोई भी 1% भी अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, हम रिस्क को कम करना चाहते। तो इसी सोच के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप हर एक चीज़ डिटेल में देखिएगा, क्योंकि मैं ट्राई की हूँ कि हर एक चीज़ को थोड़े से डिटेल में बता पाऊँ और सिंपल शब्दों में आपको समझा पाऊँ कि क्या रीज़न्स हैं और क्यों नहीं करना चाहिए हमें वो सारी चीज़ें, या क्या करना चाहिए। अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और असल में उनके ज़माने में वैसा ही होता था, उनको वैसे ही सिखाया गया है। तो वो वही हमारे लिए बोलते हैं जो हमारे बच्चे के लिए सही है, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे का अच्छा चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, इसलिए वो हमें सजेशन देते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको जितनी नॉलेज है वो हमें बताते हैं। बस हमें क्या करना है कि हमें उसको जस्ट डबल चेक करना है अपने डॉक्टर से कि हाँ वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं। उनके ज़माने में उतनी नॉलेज, उतना टेक्नोलॉजी, उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं अच्छा था, इस वजह से भी थोड़ा उस टाइम सब इसी तरीके से चलता था। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अभी हमारे पास उतनी नॉलेज है और उतने अगर डॉक्टर्स हमें इतने अच्छे सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा साइंटिफिकली ये है, तो हमें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले सब गलत था, पर उस वक्त पे लॉन्ग टर्म हेल्थ पर उतना फोकस नहीं किया जाता था जितना आज किया जाता है। और साइंस आज हमें कहती है कि जो चीज़ें हम बचपन में अपने बच्चों को देते हैं वो बच्चे के फ्यूचर पे बहुत असर डालती है। कहावत है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र कम पड़ जाती है सीखने के लिए। वैसे ही आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, हर कोई हर दिन कुछ नया सीख रहा है। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। अनस्क्रिप्टेड पूजा कहानी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। मेरा पहला एक्सपीरियंस व्योम के साथ ये था कि जब व्योम पैदा हुआ और उसे जब रूम में लेकर आया गया, हमें जब वार्ड में शिफ्ट किए,
तो हर माँ जैसा सोचती है कि कहीं मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो मैंने भी जब बैकपैक किया था अपना तो उसमें कैप रखा था, तो मैंने भी व्योम को कैप पहना दिया। तो मिडवाइफ आई और वो मुझे सिंपली एक्सप्लेन की कि नहीं, बच्चे को कैप नहीं पहनाना है, और उसने कैप निकाल दिया। और उसने मुझे बहुत अच्छे से दो चीज़ बताई कि बच्चे का बॉडी ओवरहीट हो जाएगा और वो डिहाइड्रेशन का भी रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरहीट होने की वजह से बच्चे के सर पे रैशेस हो सकता है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। जो बच्चे का सॉफ्ट पार्ट, यहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, जिसको फॉन्टेनल बोलते हैं, वो भी दब सकता है। अगर कैप ज़्यादा टाइट हुआ ना बच्चे से तो वो भी दब सकता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है। इस वजह से आपको कैप नहीं पहनाना है अगर रूम का टेम्परेचर सही है तो, क्योंकि वहाँ का रूम का टेम्परेचर बिल्कुल भी परफेक्ट था बच्चे के लिए, इसलिए कैप पहनाने को मना किया गया मुझे। बट अगर रूम ठंडा है या बच्चा प्री मैच्योर है, उसका कम वेट है, ऐसा कुछ उसने कहा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो बच्चे को सर पे कैप पहनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपना हीट सर से ही निकालता है। इस वजह से बच्चे को थोड़ा फ्री टाइम देना चाहिए कि उनका फोरहेड और ईयर खुले रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एयर पास हो पाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, और वो थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है। बट वो डिपेंड आपको कब करना है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि मुझे भी मेरी मिडवाइफ ने ऐसा सजेस्ट किया था, तो मैंने ऐसा किया था। तो मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस था बेबी बाथ, कैसे और क्या ध्यान रखना है हमें इसमें। तो जैसे हर माँ के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, मेरे दिमाग में भी उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने मिडवाइफ से पूछे कि कैसे करवाना है, कब करवाना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उतने छोटे से बच्चे को बात करवाना, भाई उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था। फिर वो आई 24 आवर के बाद हम लोग उसको बात दिए, क्योंकि 24 आवर तक बच्चा अपना बॉडी टेम्परेचर को अपने इस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालता है, उतना बेबी को टाइम देना चाहिए। और उनके बॉडी में जो वाइट बर्निक्स जो होता है वो लगा रहता है, कि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई कि बच्चे को 24 आवर तक टाइम देना चाहिए, उससे पहले नहीं नहलाना चाहिए। तो वो आई और उसके बाद उसने स्पॉन्ज बाथ दिया। उसने बताया कि क्या चीज़ें हमें बाथ के टाइम क्लीन रखना है बच्चा का। तो वो था फिंगर्स के बीच में, टो के फिंगर्स के बीच में, और उसके बाद ये जो नेक फोल्ड होता है उनके बीच में, आर्मपिट, डाइपर एरिया और कान के पीछे, ये सब ऐसा पार्ट है जहाँ ईजिली गंदगी बैठ सकता है और वो हम ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। और अगर हम ध्यान नहीं दिए और गंदगी वहाँ बैठा रह गया तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकता है, रेडनेस हो सकता है वहाँ पे। तो वो चीज़ हमें वो बोली कि आप ध्यान रखना कि ये मेक श्योर आप ये सब पार्ट को क्लीन रखो। और उसने बताया कि आपको टेम्परेचर कैसे देखना है। तो ये जो कोहिनी होता है ना, आप इससे डाल के टेम्परेचर देखना है, और मेक श्योर बच्चा का थोड़ा पानी वार्म ही रहे, बच्चे को ठंड नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जो बच्चे को करवानी है, बात हो, मालिश हो, या कोई भी चीज़ हमें बच्चे को इंजॉय करवाना है। ऐसा नहीं कि वो अगर रो रहा है, अनकंफर्टेबल है। हाँ, फर्स्ट टाइम में तो व्योम भी रो रहा था, क्योंकि मैं भी उसको ठंड लग रहा था। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखनी है वो है कॉर्ड। जो बच्चे का नाभि होता है वो नहीं गिरा रहता है, तो उसको गिरने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो जब वो गिर जाए उस दिन, जब तक वो ना गिरे तब तक आपको सिर्फ बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना है, गीला कपड़ा लेके उसको पोंछना है। और अगर आप उसको बाथ दे दिए हो तो मेक श्योर वो एरिया ड्राई रहे, वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी गया तो वहाँ इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो व्योम के साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। उसके भी नाभि से, उसका नाभि गिर चुका था, बट उसके नाभि से ना स्मेल आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे डाउट हुआ कि मे बी इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं। फिर हमने मिडवाइफ से पूछा तो मिडवाइफ ने कहा कि नहीं, ये इन्फेक्शन नहीं है। अगर वहाँ रेडनेस होता, स्वेलिंग होता या कुछ पस जैसा आता तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता, बट सिर्फ स्मेल आ रहा था, तो ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। आप अपना मदर मिल्क लगाओ,
तो वो चीज़ एक मुझे नया सीखने के लिए मिला। तो फिर मैंने उसमें मदर मिल्क लगाना स्टार्ट किया और वो ठीक हो गया बिल्कुल। आई थिंक 1 या 2 ही दिन में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और मुझे ये चीज़ भी पता चला कि अगर बच्चे को रैशेस हो रहा है कहीं स्किन में, कहीं भी रैशेस है, तो आप मदर मिल्क अगर अप्लाई करते हो, अपना मदर मिल्क निकालो किसी में और उसमें टैप टैप करके उसको लगा दो, तो वो बच्चे की स्किन से रैशेस भी ख़त्म हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे सीखने मिला। एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी है कि तुरंत फीड के बाद बच्चे को नहीं नहलाना है। 30 मिनट्स हमें वेट करना है, उसके बाद ही बच्चे को नहलाना है। और फीडिंग के बाद उसने कहा था कि एवरी फीड के बाद आपको बर्प भी दिलवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे को, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे को जल्दी बर्प भी नहीं आता है, आप रखे रहो, टैप करते रहो, बर्प भी नहीं आता है। तो वो भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था। और लास्ट सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बेबी का प्रोडक्ट ही यूज़ करना है जो केमिकल फ्री हो, फ्रेगनेंस फ्री हो, क्योंकि बच्चे का प्रोडक्ट बच्चे की स्किन को देखते हुए बनाया जाता है। आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब बच्चे को नहला रहे हैं तो कहीं से भी हवा ना आए, रूम थोड़ा वार्म हो कि उसको ठंड ना लग जाए, इसलिए आप विंडोज़ वगैरह, डोर वगैरह क्लोज़ कर दो नहलाने से पहले। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मालिश, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मालिश बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चा उससे रिलैक्स फील करता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे का जो मसल ग्रोथ होता है वो भी इससे बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमें सिर्फ बेबी ऑयल ही यूज़ करना है मालिश करने टाइम। ये बताया गया था, मिडवाइफ ने मुझे बताया था कि अगर समर का टाइम है तो अब अगर आप बेबी को मालिश कर रहे हो तो आप में मतलब थोड़ी सी तेल लेके मालिश करो, क्योंकि ऑयल क्या करता है, हीट करता है बॉडी को, तो वो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए हमें अगर विंटर का टाइम है तो आप तो कर सकते हो मालिश, 4 से 5 बार करो ऑयल लगा के, लेकिन अगर समर का टाइम है तो हमें थोड़ा मालिश को कम करना चाहिए और तेल भी कम लगाना चाहिए बॉडी में बच्चे के। और मालिश में हमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा मालिश करते हुए, जैसे मैं देखती हूँ कि बच्चा मालिश करने टाइम बहुत रोता है, लेकिन फिर भी लोग मालिश करते रहते हैं और बच्चा रोता रहता है बेचारा, वो इतना रो लेता है कि वो पूरा थक करके और सो जाता है और सबको लगता है कि मालिश के बाद में भी उसको आराम मिल गया है, बट वो इतना रोता है, इतना थक जाता है कि वो इंजॉय ही नहीं कर पाता है उस चीज़ को। मालिश हमें बच्चों के लिए इंजॉयबल बनाना है कि मेरा बच्चा उसको इंजॉय करे। तो अगर माँ मालिश करती है और हम लोग बच्चे से थोड़ा बात कर रहे हैं मालिश करने टाइम, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है, वो स्माइल पास करते हैं। तो इसीलिए हमें मालिश को इंजॉयबल बनाना है बच्चे के लिए, ना कि हम लोग उसको टॉर्चर करना है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसको टाइम दो, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि हम फिर से ट्राई कर लेंगे मालिश करना, वो कुछ भागा तो नहीं जा रहा है ना, मालिश तो करना ही है हम लोग को, लेकिन बच्चे को टाइम देना चाहिए एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो भी वो चीज़ इंजॉय कर पाए। अगर बच्चा रोता रहेगा और आप मालिश करोगे ना, तो उससे एक चीज़ होता है कि बच्चे स्ट्रेस में हो जाता है, उनका ब्रेन स्ट्रेस में हो जाता है और वो और फंसी और आगे जाके बहुत रोने, मतलब हर रीज़न में, हर बात पे वो रोने लग जाते हैं, हर चीज़ में वो रोएंगे और आपको लगेगा बच्चा है, बच्चा तो रोएगा ही, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे आप बोल तो नहीं सकते ना, वो तो बेचारे सिर्फ रो सकते हैं। तो हम लोग को बस उनको समझना है थोड़ा। मालिश उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग को मालिश कब करना है, जब बच्चा उसको एंजॉय करे। अगर वो रो रहा है तो आप छोड़ दो उस टाइम पे, उसको एडजस्ट करने दो उस चीज़, उसके साथ वो खुद एंजॉय करेगा कुछ दिन के बाद वो मालिश, कुछ दिन नहीं, क्या पता वो उसी दिन एंजॉय करे। तो इसलिए हमें बच्चा का टाइमिंग देखना चाहिए कि वो कंफर्टेबल है, तभी हम लोग को उसको मालिश करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ है कि सर पे तेल लगाना। तो मालिश के टाइम सब कोई सोचता है कि मालिश तो कर लिया, अब सर पे तेल नहीं लगाए तो वो इनकम्प्लीट रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
हाँ, मैं वियोम को तभी तेल लगाती थी सर पे जब वो, अगर रात में मैं सोने से पहले उसको मालिश की तब मैं सर पे तेल लगा दी थी और नेक्स्ट डे मैं उसको नहला देती थी, सर वॉश कर देती थी उसका। उसके बाद कभी कभी मैं ऐसा करती थी कि नहलाने से पहले मैं उसके सर पे तेल रख देती थी और उसके बाद मैं नहला देती थी। मतलब डेली भी आप ऐसा कर सकते हो कि नहलाने से पहले आप उसके सर पे तेल लगा दो और उसके बाद उसको नहला दो, बट सर पे ऑयल लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिसके पीछे ये रीज़न है कि उसमें ईचिंग भी होने लगता है, उसमें डर्ट बैठ जाता है, गंदगी बैठती है। इस वजह से हम लोग को बेबी के सर में ऑयल लगा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। और एक मिथ है इसके साथ मैं सुनी हूँ, जो मुझे भी बोला गया था इंडिया में, कि बच्चे को सर में तेल नहीं लगाओगे तो बच्चे का आँख कमज़ोर हो जाएगा और बच्चे का जो सॉफ्ट पार्ट होता है आगे वो भरेगा नहीं जल्दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे का विजन से माँ बाप के जीन्स पे डिपेंड करता है और बच्चे के न्यूट्रिशंस विटामिन्स पे डिपेंड करते हैं कि बच्चा का आँख का विजन कैसा होगा। सरसों का तेल लगाने से कभी भी विजन से कोई मतलब नहीं है। और सॉफ्ट पार्ट भी अपने टाइम से भरता है, 1 से 1.5 साल लगता है वो सॉफ्ट पार्ट भरने में, जो कि एक बच्चे का ग्रोथ फेस है। वो उस चीज़ को भी हमें कुछ उसके बारे में भी हमें नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरली होने दो। और बेबी को जैसे हर 2-3 महीने के बाद बेबी को हर रोज़ बात देना चाहिए, जैसे हम वियोम को हर रोज़ बात देते हैं। वो बेबी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है और जर्म फ्री रखता है चाहिए। जैसे हम बिना नहाए नहीं रह सकते, वैसे बच्चा भी नहीं रह सकता। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है निप्पल। बच्चे का जो निप्पल एरिया होता है वो हार्ड हो जाता है। तो मैंने भी वियोम के साथ एक्सपीरियंस किया कि एक टाइम पे मैंने नोटिस किया वियोम के निप्पल के एरिया में हार्ड हो गया था। मतलब हम लोग टच किए तो वो हार्ड फील हो रहा था हम लोग को। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से कंसल्ट किए तो डॉक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। आप ना इसको प्रेस करना है, ना ही इसको कुछ लगाना है इस पर, ना आपको प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। ये नॉर्मल हो जाएगा 1-2 हफ्ते के बाद खुद ब खुद। और ये होने का रीज़न ये होता है, उन्होंने बताया था कि उसका रीज़न ये होता है, जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो जो मदर का कुछ % हार्मोन्स बच्चे के ब्लड में चला जाता है और वो कुछ वीक तक बच्चे के बॉडी में रहता है वो हार्मोन्स। इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। तो कुछ माँ यहाँ पे गलती करती हैं कि मालिश के टाइम उसको प्रेस कर करके उसमें से दूध निकालती हैं, और मतलब हर कोई डर जाता है, मैं भी डर गई थी। बट यार ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। हमें डॉक्टर ने कहा आप इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है और इसको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना होता है। वो खुद ब खुद अपने आप 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और वियोम के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो खुद ही ठीक हो गया था। और अगर हम ऐसा करेंगे ना, प्रेस वगैरह अगर हम करेंगे उसको, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ आप करोगे तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो और बढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर हमें कुछ भी डाउट है तो हमको अपने डॉक्टर की सुननी चाहिए। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टमी टाइम। हमने वियोम को बहुत टमी टाइम दिया है स्टार्टिंग में। टमी टाइम सुनते ही बहुत लोग को लगेगा कि अरे इतने छोटे बच्चे को टमी टाइम कैसे देना है। तो मैं भी जब ये टमी टाइम देते थे वियोम को तो मैं भी बहुत डरती थी कि अरे नहीं मत दो, ऐसा मत दो, मुझे भी बहुत डर लगता था। बट मुझे बाद में मेरी मिडवाइफ ने बताया कि नहीं, ये बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल होता है। कोलिक पेन, जो बच्चे को गैस बन जाता है पेट में, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। जब बच्चे का नाभि गिर जाए, वो अच्छे से ड्राई हो जाए ना, तो उसके बाद बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे बच्चे का बैक मसल, शोल्डर, नेक, ये सब चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है। और आगे जाके टमी टाइम ही बच्चे को हेल्प करता है रोलिंग में, क्रॉल करने में, ये सब चीज़ में बच्चे को बहुत हेल्प करता है। वो टाइमली हर चीज़ को कर पाता है। तो टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, हमें देना चाहिए। और जब आप टमी टाइम दो ना, तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो है कि जब बच्चा टमी टाइम लेता है ना, तो उस टाइम उसको रिलैक्स फील होता है।
तो वो सो जाता है। और अगर बच्चा सो गया तो आपको उसको सीधा लेटा देना है। आपको टमी टाइम के पोजीशन में बच्चे को नहीं सुलाना है, क्योंकि वो सेफ पोजीशन नहीं होता है बच्चों के लिए। तो हमें उसको सीधा कर देना है, बट जब भी बच्चा उठा रहे तभी हमें टमी टाइम देना है उसको, ना कि सोते हुए। और टमी टाइम में भी अगर बच्चा बहुत रो रहा है, उसको नहीं पसंद आ रहा है, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो हमें टमी टाइम नहीं देना है, हमें बाद में फिर से ट्राई करना है। और पहले हमें 30 सेकेंड्स देना है, उसके बाद हमें 1 मिनट देना है, उसके बाद ऐसे करते करते हम उस टाइम को बढ़ाना है, क्योंकि टमी टाइम फिर बाद में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और टमी टाइम देने टाइम आप उसके सामने फ्लैश कार्ड रख दो, जो बच्चे के विजन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जो कलरफुल कार्ड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं, वो इंटरनेट पे बहुत सारे मिलते हैं, आप वो रख दो, बच्चा वो चीज़ देखता है, उसको अच्छा लगता है। और कुछ कुछ टॉयज़ भी बच्चे के लिए आते हैं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चों को वही टॉय देना चाहिए, उनके एज के हिसाब से बच्चों को टॉय दोगे तो उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत फ़ायदा करता है उनको। अगर आप बच्चों को उनके बड़े एज का टॉय दोगे तो वो कोई भी यूज़ नहीं हो पाएगा, उसका बच्चे की ग्रोथ में कोई यूज़ होता है। तो बच्चों को आप वही टॉय दो, जैसे 0 से 6 मंथ का बेबी है तो उसको 0 से 6 मंथ का ही टॉय देना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, बच्चा अब एक पोजीशन में सोया रहता है सीधा, इधर उधर वो हिल नहीं पाता, ना साइड ना किसी साइड नहीं हो पाता है, तो वो टमी टाइम एक अलग पोजीशन होता है बच्चे के लिए, और एक अलग पोजीशन से बच्चा इस वर्ल्ड को देख पाता है। तो और बच्चे का जो फ्लैट हेड हो जाता है ना पीछे सुलाते हुए, तो वो भी बच्चे का हेड हेल्प करता है वो फ्लैट नहीं होने में। टमी टाइम बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से ये सारी रीजंस हैं जो बच्चे को बहुत हेल्प करती है, तो टमी टाइम हमें बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लस्टर फीडिंग। तो मैं इसको क्लस्टर फीडिंग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। क्लस्टर फीडिंग वो होता है जब बच्चा हर टाइम दूध का डिमांड करता है आपसे, हर 20 मिनट, हर 15 मिनट या हर आधे घंटे में बच्चा दूध मांगता है आपसे, बार बार दूध मांगता है। और मेरे साथ ये बहुत हुआ है वियोम को लेके। फर्स्ट 2 महीने में तो ये मेरे साथ बहुत हुआ था। रात के टाइम ये बहुत होता था मेरे साथ कि वियोम बार बार मेरे से फीड मांगता था, और मैं इनसे बोलती थी कि क्या हो गया, इसका पेट नहीं भर रहा है क्या, मेरा मिल्क उसके लिए सफिशिएंट नहीं है क्या, क्यों वो बार बार मेरे से मिल्क मांग रहा है। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि चलो क्यों डॉक्टर से पूछ लेते हैं, क्या पता ऐसा हो। तो फिर हम नेक्स्ट डे अपने मिडवाइफ से पूछे कि क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया ये क्लस्टर फीडिंग होता है। बच्चे अपने ग्रोथ फेज में होता है, जहाँ पे बच्चे को बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए वो बार बार मिल्क का डिमांड करता है। और इससे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे मदर मिल्क का जो सप्लाई होता है ना वो भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चा जितने बार फीड करेगा उतना आपका बॉडी मिल्क बनाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा दूध बच्चे के लिए कम पड़ रहा है या हम उसको ऊपर का दूध दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर से पूछो एक बार, आप अपने डॉक्टर से सजेशन लो कि ये क्या है, मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे तो यही बताया गया था कि एक क्लस्टर फीडिंग होता है, बच्चा अपने ग्रोथ फेज में होता है और वो अपने माँ के क्लोज भी रहना चाहता है, थोड़ा अटेंशन चाहता है माँ का, इस वजह से भी बच्चा बार बार फीड के लिए डिमांड करता है। और ये कुछ दिन ही रहता है, टेम्परेरी रहता है, तो आप पेशेंस रखो और अपने पे विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी कम दूध दे रहा है बच्चे को, बच्चा बस अपने ग्रोथ फेज में इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड, और अभी बज रहे हैं रात के 2 बजने वाले हैं, और हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। आई थिंक इस वीडियो को शूट करने में हम लोग का बहुत, मैं बता नहीं सकती, खैर इट्स ओके। आप मेहनत करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो कोई बात नहीं। तो चलो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन है। मे बी अगर मैं कोई टॉपिक भूल गई होंगी या किसी से भी रिलेटेड आपको 0 से 6 मंथ बेबी के बारे में अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं उसके बारे में भी उस वीडियो को लाऊँगी और उसके बारे में भी थोड़ा सा बनाकर मैं अब बताऊँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपने न्यू पेरेंट्स को स्पेशली फैमिली मेम्बर्स प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है उनको। और न्यू पेरेंट्स के लिए, जो भी न्यू माँ बाप बने हैं, उनको अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वो एक नया बच्चा जब उनके लाइफ में आता है तो बहुत कुछ चलता है। और जिसके भी आपके नोन में जिसका भी डिलीवरी होने वाला है, अभी नए मम्मी पापा बने हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मे बी इस वीडियो से उनको थोड़ी हेल्प मिल सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हर फैमिली मेम्बर अपने, हर इन लॉज, हर कोई अपने जो न्यू मम्मी पापा बने होते हैं उनको बहुत सपोर्ट दिखाएं। और दिल से मेरा यही है कि आपको ये व्लॉग पसंद आए, और इस व्लॉग से अगर 1% भी, सॉरी, इस व्लॉग से मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, इस व्लॉग से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है या कुछ नया सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो करते हैं इसी व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।